अब हम ट्वेल्थ की एनसीईआरटी का जूलॉजी का पोर्शन आज स्टार्ट करते हैं और जो पहला टॉपिक है दैट इज़ द चैप्टर नंबर 3 ऑफ योर क्लास 12th एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। आई एम स्टार्टिंग इट टुडे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सो ये जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है और जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ इसके बाद में चैप्टर है, आई एम टॉकिंग अबाउट चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4। Normally what I have seen that there are around 5 to 6 questions from these two chapters. इन दो चैप्टर से अक्सर मैंने ये देखा है कि 5 या 6 क्वेश्चन आ जाते हैं। सो आई एम टॉकिंग ऑफ अराउंड 20 मार्क्स हियर फ्रॉम दिस यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन एंड द टू चैप्टर्स बीइंग ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड द रिप्रोडक्टिव हेल्थ. Relatively easier topics, though the human reproduction also contains the most typical topic of class 12th, which is the female reproductive system, the menstrual cycle. That part is difficult, and it also contains the easiest one, which is the male reproductive system. So overall I will say that the topic is not too difficult. It should be easy, and there are a lot of points that can be easily scored here. So please pay attention. बड़े ध्यान से देखिए इसको, कुछ बड़े आसानी से आप यहाँ पर नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस टॉपिक को पढ़ने शुरू करने से पहले लेट अस रिवाइज द चैप्टर 1 ऑफ योर क्लास 11th एनसीईआरटी, जहां पर हमने लाइफ के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी थी और हमने ये कहा था कि उन कैरेक्टरिस्टिक्स में से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाएंगे डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो जब हम लाइफ ये देख रहे थे कि लाइफ क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, लिविंग थिंग्स क्या है, तो हमने कहा था कि लिविंग थिंग्स के कुछ ना कुछ क्या होने चाहिए, फीचर्स होने चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, और कैरेक्टरिस्टिक्स में से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होंगे जो क्या बन जाएंगे, डिफाइनिंग फीचर। उस टाइम पे हमने ये देखा था कि रिप्रोडक्शन विच इज द कैपेबिलिटी ऑफ रिप्रोड्यूसिंग, तो दो शब्द देखिए, रिप्रोडक्शन, सो प्रोड्यूसिंग ऑफ देयर ओन काइंड। सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने ही जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो कि उनसे मिलते जुलते हैं उनको क्या करे, प्रोड्यूस करे। इस चीज को हमने कहा है रिप्रोडक्शन। सो ये जैसा आपने देखा कि अगर एक एलिफेंट ब्रीड करेगा तो उसके प्रोजेनी एलिफेंट जैसे ही दिखते हैं, एक लॉयन ब्रीड करेगा तो उसके प्रोजेनी लॉयन जैसे ही दिखते हैं, ह्यूमन बीइंग जब ब्रीड करेगा तो उसके प्रोजेनी ह्यूमन बीइंग्स जैसे दिखते हैं। सो आप ये सब समझ पा रहे हैं कि रिप्रोडक्शन का मतलब है एबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग ऑफ देयर ओन काइंड। इतनी बात हमको समझ में आ गई। लेकिन हमने ये देखा कि ये रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक तो है, लेकिन डिफाइनिंग फीचर नहीं है। डिफाइनिंग फीचर वो होगा जो कि यूनैनिमसली एप्लीकेबल होगा विदाउट एक्सेप्शन टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दैट विल बी कॉल्ड एज अ डिफाइनिंग फीचर। हालांकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय रिप्रोडक्शन, लेकिन वी नो दैट व्हेन वी टॉक ऑफ रिप्रोडक्शन जनरली वी टॉक ऑफ रिप्रोडक्शन इन द टर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब हम बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टर्म में ज़्यादा बात करते हैं। जब मैं और आप रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो जनरली हम जो इन्फर कर रहे हैं वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से बात कर रहे हैं। लेकिन जो ऑर्गेनिजम्स एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, दे डिवाइड, उनके अंदर सेल डिवीजन होता है, बाइनरी फिशन। सो बैक्टीरिया डिवाइड्स बाय बाइनरी फिशन, डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स। अब हम ये कह रहे हैं कौन पेरेंट है कौन प्रोजेनी है हमें नहीं पता। सो बेसिकली एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में हमें नहीं पता कि ऑर्गेनिज्म जो डिवाइड कर रहा है वो एक्चुअली ग्रो कर रहा है या रिप्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि हमने देखा था कि ग्रोथ भी होती है किससे, सेल डिवीजन से होती है। पहली प्रॉब्लम तो हमारे को यहाँ आई थी। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि आप जानते हैं म्यूल, फॉर एग्जांपल, म्यूल इज एन इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड बिटवीन अ हॉर्स एंड अ डोंकी, एंड म्यूल इज स्टराइल। म्यूल कभी भी क्या नहीं करता, रिप्रोड्यूस। तो क्या मैं म्यूल को ये कह दूं कि वो लिविंग नहीं है? व्हाट अबाउट द इनफर्टाइल कपल? इनफर्टाइल कपल का मतलब ये हुआ कि वो कपल जो कि आफ्टर कोहैबिटेशन क्या नहीं कर पा रहे हैं, कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या हम उनको जाकर के उनकी लाइफ के एंड में ये कह दें कि आप लिविंग थे ही नहीं? सो दैट इज़ नॉट द केस। सो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि रिप्रोडक्शन पॉइंट नंबर 1 मुझे ये समझ में आ गया कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक तो है पर डिफाइनिंग फीचर नहीं है। और जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि जब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो 2 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन हमें पता है। एक मोड को हमने कहा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और दूसरे मोड को हमने कहा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सो मैं आपको यह बताता हूं कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, और जब 2 ही मोड है तो अगर मुझे यह पता लग गया कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है तो उसके अलावा जो भी बचेगा उसे हम क्या कहेंगे, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहेंगे। तो जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय 2 प्रोसेस। इसके अंदर 2 चीजें होना बहुत जरूरी है। इसको डिफाइन करने के लिए ये जो 2 चीजें मैं अब आपको बता रहा हूं इनका होना बहुत जरूरी है।
अगर आप किसी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को क्या कह रहे हैं, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कह रहे हैं। नंबर 1 गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस, and this gametogenesis is normally because of meiosis. Again mind the word, I am saying it is normally because of meiosis, और meiosis को आप क्या कहते हैं, रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन, रिडक्शन डिवीजन में क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं, हाफ हो जाते हैं, ताकि दोबारा फर्टिलाइजेशन के बाद में नॉर्मल डिप्लॉयड कंडीशन को रिस्टोर किया जा सके। नंबर 2 दिस इज फॉलोड बाय फर्टिलाइजेशन, दिस इज फॉलोड बाई फर्टिलाइजेशन। सो हम ये कह रहे हैं कि उस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को आप सेक्सुअल कहेंगे जिसमें गैमेटोजेनेसिस हो रहा है, जनरली मियोसिस की वजह से, रिडक्शन की वजह से। एंड नंबर 2 इट इज फॉलोड बाई फर्टिलाइजेशन। दिस फर्टिलाइजेशन ऑफ हैप्लॉयड गैमेट्स विल रीस्टोर द नॉर्मल डिप्लॉयड कंडीशन। और कोई भी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें या तो ये ना हो या ये ना हो या दोनों ना हो, उसको आप क्या कहेंगे, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहेंगे। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आपको लोअर ऑर्गेनिजम्स में काफी कॉमनली दिखाई देगा। प्रोकैरियोट्स आपको दिखाई देंगे एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हुए, आपको प्रोटिस्ट में भी क्या दिखाई देगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म हायर अप होते चले जाएंगे, जैसे जैसे हायर एनिमल्स की जब हम बात करेंगे, तो आप ये देखेंगे कि करीब करीब सारे के सारा का सारा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा है, सेक्सुअल है हायर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। सो ये बात हमें समझ में आ गई कि व्हाट आर द टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, वन बीइंग एसेक्सुअल एंड अदर बीइंग द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझिएगा। मैं आज आपको एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, अगर आपने बायोलॉजी को समझना है, सो नथिंग इन बायोलॉजी मेक सेंस एक्सेप्ट इन लाइट ऑफ इवोल्यूशन। डॉबझिन्स्की एक बहुत फेमस साइंटिस्ट हुआ है, मैं उसके वर्ड्स आपके सामने कह रहा हूं कि जब तक आप बायोलॉजी को इवोल्यूशन के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे तो आप उसकी सेंस नहीं बना पाएंगे, आपको ज़्यादातर चीज़ें रटनी पड़ जाएंगी। इसीलिए हम बहुत बार सुनते हैं कि बहुत से बच्चे कहते हैं कि बायोलॉजी रटने का है, ऐसा नहीं है। अगर आप बायोलॉजी को इवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो आपको बायोलॉजी की सेंस समझ में आएगी एंड इट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग देन। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपसे ये कहता हूँ कि हम यूरियोटेनिक है, हालांकि जो हमने देखा था प्राइमरी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट हमारे में क्या है, अमोनिया। हमने अमोनिया को किस में कन्वर्ट किया था, यूरिया में, क्योंकि मैं वाटर को कंजर्व करना चाह रहा था। ये क्या है, इवोल्यूशन। और भी बेटर क्या हो गया, यूरिकोटेलिज्म हो गया। ये सब चीज़ें क्या है, इवोल्यूशन। आपने देखा था फिश में 2 चेम्बर्ड हार्ट है, एम्फीबियंस में 3 चेम्बर्ड हार्ट है, रेप्टाइल्स में 3.5 है, क्रोकोडाइल्स और बाकी सब में कितना है, 4 चेम्बर्ड हार्ट है। मकसद ये हो रहा है कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपस में क्या करें, सेपरेट करें। और सेपरेट करने से होगा ये कि आप हायर पार्शियल प्रेशर पे ऑक्सीजन को डिलीवर कर पाएंगे टिश्यू पे, ताकि मेटाबॉलिक रेट क्या हो सके, हाई हो सके। तो अगर मैं ये इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट को समझ गया हूं तो मुझे ये समझ में आ जाएगा कि एंडोथर्मी केवल बर्ड्स और मैमल्स में है, जिनमें 4 चेम्बर्ड हार्ट है और बहुत डेवलप्ड क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो कहने का मतलब ये है कि वही बायोलॉजी के पॉइंट्स को मैं किन की नज़र से देखना चाह रहा हूँ, इवोल्यूशन की वजह से। और दूसरी बात, मुझे इवोल्यूशन के बारे में या नेचुरल सिलेक्शन के बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझनी चाहिए कि नेचर डज नॉट इंप्रूव एनीथिंग। बहुत जल्दी हम ये गलती कर देते हैं, इवोल्यूशन का मतलब हम ये समझते हैं कि नेचर ने किसी चीज़ को क्या कर दिया, इंप्रूव कर दिया। ये काम नेचर का नहीं है। नेचर सेलेक्ट्स द बेस्ट वेरिएंट। नेचर बेस्ट वेरिएंट को क्या करती है, सेलेक्ट करती है, उसको मौका देती है रिप्रोड्यूस करने का, उसको मौका देती है प्रोपेगेट करने का, उसको मौका देती है अपना नंबर को इंक्रीज करने का, और ये चीज़ क्या हो जाती है, डोमिनेंट हो जाती है। नेचर ने किसी चीज़ को कभी क्या नहीं किया है, इंप्रूव नहीं किया है, बेस्ट वेरिएंट को सेलेक्ट किया है। और ऐसा कभी नहीं होता कि ज़्यादा इवॉल्व स्पीसीज बन जाएं तो कम इवॉल्व स्पीसीज क्या हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। आप जानते हैं अर्थ पे जो पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म था वो बैक्टीरिया था, हेटेरोट्रॉफिक, आज भी जिंदा है। तो सबसे सक्सेसफुल ऑर्गेनिज्म अगर आप देखें एज अ ग्रुप तो वो एक्चुअली बैक्टीरिया है, क्योंकि आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी कि बैक्टीरिया एज अ ग्रुप एग्जिबिट मैक्सिमम मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। इतनी बात समझाने के बाद में अब मैं जो इस क्वेश्चन पे आपको लेके आ रहा हूं वो इन 2 मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में है। हम ये कह रहे हैं कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कॉमन है हायर ऑर्गेनिजम्स में, तो जिनमें सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है उनको इसका कोई एडवांटेज होगा, तभी नेचर ने इसको क्या किया है, सेलेक्ट किया है। और वो कैसे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। बड़ी सिंपल सी बात है। और हम ये कह रहे हैं, लेकिन ये खत्म तो नहीं हुआ। अगर आप ये कहेंगे कि सेक्सुअल मोड बेटर है किससे, एसेक्सुअल से, तो ये सेक्सुअल मोड अगर हर टाइम बेटर है एसेक्सुअल से तो अल्टीमेटली क्या होना चाहिए, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या हो जाने चाहिए, एक्सटिंक्ट। लेकिन हम ये देखते हैं कि आज भी बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो किसी ना किसी पर्टिकुलर कंडीशन में एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का भी कोई एडवांटेज होगा।
मैं एक बड़ा अनयूजुअल क्वेश्चन को कन्फ्रंट कर रहा हूं। क्वेश्चन ये है कि मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि इन दोनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का एडवांटेज क्या है। इस एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का एडवांटेज ये है कि इसमें ये दोनों काम नहीं होने हैं। तो आप ये समझ गए कि इसमें ना तो गैमेटोजेनेसिस होना है और गैमेटोजेनेसिस के बाद में गैमेट ट्रांसफर नहीं होना है। मेल से स्पर्म ट्रांसफर नहीं होने फीमेल में, ताकि वो एग को जाकर के क्या कर पाए, फर्टिलाइज कर पाए, और उसके बाद क्या नहीं होनी है, फर्टिलाइज नहीं होना है। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जिसमें गैमेट फॉर्मेशन होना है, इसके बाद गैमेट ट्रांसफर होना है, उसके बाद क्या होना है, फर्टिलाइजेशन होना है, ये बड़ा आसानी से समझा जा सकता है। दिस विल बी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बट दिस मस्ट बी वेरी फास्ट। हम ये देख रहे हैं कि यहां पर हम ये कह रहे हैं कि इट इज अ वेरी रैपिड मेथड ऑफ प्रोपेगेशन। अपना नंबर इंक्रीज करने का एक फास्ट तरीका कौन सा है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट में परफेक्टली अडेप्टेड है, जैसे हम जानते हैं छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में फ्रेगमेंटेशन बहुत कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। एक ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया और हर एक टुकड़ा एक बड़ा ऑर्गेनिज्म बन गया। दिस इज वेरी फास्ट, इट्स अ वेरी फास्ट एंड वेरी रैपिड। लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनीज कैन बी प्रोड्यूस्ड इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। अगर एक ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट में परफेक्टली अडेप्टेड है तो हम ये कह रहे हैं कि उसके लिए एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बहुत बढ़िया है, क्योंकि वो अपना नंबर उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में बहुत तेजी से क्या कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है। आई थिंक दिस क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरीबॉडी। नंबर 2, हम जब बात करेंगे किसकी, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, तो इसके बारे में समझिए कि इसके क्या एडवांटेजेस हैं। व्हाई सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एक्चुअली इवॉल्व्ड आफ्टर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। देयर मस्ट बी सम एडवांटेज, कुछ ना कुछ एडवांटेज होना चाहिए। तभी हम देख रहे हैं कि ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स, ज्यादा हायर ऑर्गेनिजम्स, ज्यादा सोफिस्टिकेटेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जनरली जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो कैसा है, सेक्सुअल है। इस सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का एक एडवांटेज मैं ये मानता हूं कि आप सब जानते हैं, इसको आप बड़े ध्यान से समझिए। वो ये है कि मियोसिस, जिसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन डिवीजन हो रहा है, और जिसकी वजह से क्या बन रहे हैं, गैमेट्स बन रहे हैं। इस मियोसिस में एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, आप जानते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर इज एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम्स की नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में जो सेगमेंट्स एक्सचेंज होती हैं उसे हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर लिंकेज को तोड़ता है, और लिंकेज को तोड़ करके क्रॉसिंग ओवर से कभी भी नई अलील इंट्रोड्यूस नहीं होती है एनवायरनमेंट में। नॉर्मली रिकॉम्बिनेशन डज नॉट इंट्रोड्यूस अ न्यू अलील इनटू द एनवायरनमेंट नॉर्मली, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। लेकिन वो करता क्या है कि अवेलेबल जेनेटिक रिसोर्सेज को रीशफल करके द अमाउंट ऑफ वेरिएशन को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए ये 2 होमोलोग क्रोमोसोम है और यहां पर कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी 3 जीन्स हैं जिनकी डोमिनेंट अलील्स हैं, और यहां पर स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी है जो कि इनकी रिसेसिव अलील्स हैं। रिकॉम्बिनेशन में क्या होगा कि मान लीजिए यहां पर क्रॉसिंग ओवर हो गई या यहां पर क्रॉसिंग ओवर हो गई, तो क्या होगा, हमारे पास हर तरह के कॉम्बिनेशंस आएंगे। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, वगैरह वगैरह। उसने क्या किया है कि किसी नई अलील को तो इंट्रोड्यूस नहीं किया है, लेकिन अवेलेबल जो जेनेटिक मटीरियल है उसको क्या किया है, रीशफल किया है, और इसने इसकी वजह से जीन पूल में क्या बढ़ा दी है, वेरिएशंस को क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है इस लिविंग ऑर्गेनिज्म के जीन पूल में। इस स्पीसीज के जीन पूल में उसने क्या कर दिया है, इस वेरिएशन को इंक्रीज कर दिया है। अब हम जानते हैं कि ये वेरिएशंस वो रॉ मटेरियल है जिसके ऊपर एक्ट करती है नेचुरल सिलेक्शन, जिसके ऊपर नेचुरल सिलेक्शन क्या करता है, एक्ट करता है। इस रॉ मटेरियल को हमने क्या कहा है, वेरिएशंस कहा है। और कल को अगर एनवायरनमेंट चेंज हो गया तो नेचर किसी ना किसी वेरिएंट का कोई ना कोई सर्वाइवल एडवांटेज होगा और उसे बचा लेगी और उसको रिप्रोड्यूस करने देगी उस एनवायरनमेंट में। वहां पर डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन होगा और ये स्पीसीज बच जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में इस इंपॉर्टेंट प्रोसेस की वजह से बहुत सारी क्या आ जाती हैं, वेरिएशन। और एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन में अगर नेचुरल सिलेक्शन लग रहा है तो किसी ना किसी के बचने की चांसेस बढ़ जाते हैं, और इस वजह से ये स्पीसीज इस पर्टिकुलर स्पीसीज वर्ल्ड में क्या कर सकती है, सर्वाइव कर सकती है। दैट इज अ वेरी वेरी बिग एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। वी नो दिस, आई थिंक दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। नंबर 2 बात को समझिए।
नंबर 2 ये है कि हम ये कह रहे हैं कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है। पहली बात को ध्यान से समझिएगा, आप जानते हैं कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। सो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है तो मान लीजिए, और दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। सो यहाँ पर अगर ATGC लिखा है तो मुझे पता है कि यहाँ पर TACG लिखा होगा। इनको मैं कह रहा हूँ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, जहाँ पर एक प्यूरीन पायरिमिडीन से और एक पायरिमिडीन प्यूरीन से क्या करती है, बेस पेयर, और बेस पेयरिंग होती है एडिनिन और थायमीन के बीच में और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। मान लीजिए इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में किसी सिंगल स्ट्रैंड में कोई डैमेज हो जाए। हम ये कह रहे हैं कि ये सिंगल स्ट्रैंड क्या हो गया, डैमेज हो गया। अब आप नहीं चाहेंगे कि जो डैमेज डीएनए है वो प्रोजेनी में जाए। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का एडवांटेज ये हो गया कि आप इसको यहाँ पर मैच करके रिपेयर कर सकते हैं। अगर यहाँ पर डैमेज हो गया तो आपको पता चल गया कि यहाँ पर G होना चाहिए था जो गायब है, क्योंकि आपने इससे मैच कर लिया है। ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का एक बहुत बड़ा फायदा हो गया कि मैं इसको मैच करके क्या कर सकता हूँ, रिपेयर कर सकता हूँ। दिस इज अ बिग एडवांटेज ऑफ अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ओवर अ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। लेकिन मान लीजिए क्वेश्चन ये आ जाए कि किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में दोनों स्ट्रैंड में डैमेज हो गया है। देयर इज अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए डैमेज। नाउ हाउ टू करेक्ट दिस? हाउ टू करेक्ट दिस विल हैपन एट द टाइम ऑफ साइनेप्सिस। आप ये जानते हैं कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, इसके ऊपर एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ये एक दूसरा होमोलोग है, इसके ऊपर भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ये मैटरनल क्रोमोसोम नंबर 1 है लेटस से, और ये पैटर्नल क्रोमोसोम नंबर 1 है। अगर इसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए डैमेज हो गया तो एट द टाइम ऑफ साइनेप्सिस, जब ये दोनों क्रोमोसोम साथ साथ आएंगे, तब आप इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को मैच करके क्या कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि साइनेप्सिस में होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में क्या होती है, पेयरिंग होती है, और इस टाइम पर आप इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को इसके होमोलोगस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से क्या कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, मैच करके क्या कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। ये दूसरा एडवांटेज हुआ किसका, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का। हमने ये देखा कि कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस में एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एडवांटेजियस है, कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस में कौन सी है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, एडवांटेजियस है, और इसीलिए नेचर से क्या की गई है, सेलेक्ट की गई है। जब मैं वापस आऊंगा तो मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, जिसमें हम एक्सक्लूसिवली एंड ओनली क्या देखेंगे, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। थैंक यू।